Hello students and welcome back. In this lecture we discuss our next thing, that is our practice set third. इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने दो प्रैक्टिस सेट जो है जनरल अवेयरनेस के हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें हमारा जो एसएससी जीडी है उसके हम लोग 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजस्टिक्शन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट। इट मींस इंडिया के अंदर अगर किसी स्टेट में और या फिर किसी दो स्टेट में वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू होता है तो वो किस आर्टिकल में आता है। सो इसका बेसिकली आंसर होने वाला है 262। अब इसके साथ एक चीज और, जैसे हमारी एक रिवर है नॉन एज कावेरी रिवर। सो कावेरी रिवर डिस्प्यूट हमेशा न्यूज में रहता है और ये बेसिकली 3 स्टेट्स के बीच में हमें देखने को मिलता है, जैसे हमारा कर्नाटका हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, दिल्ली साइंड एन एमआईयू या फिर एमओयू को हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट विच एजुकेशन स्कीम इन अक्टूबर 2024। देखने से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है। अब इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा पीएम श्री स्कीम। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जितने भी हमारे सेंट्रल या फिर केंद्र विद्यालय जितने भी थे उनका नाम बेसिकली चेंज करके हम क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, पीएम श्री कर दिया गया, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील स्कीम जिसे मध्याह्न भोजन कहा जाता है। इसे बेसिकली 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट तमिलनाडु। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। Which women's program was founded by सरोजनी नायडू in 1917? अब ये फेज हमें पता है, ये फेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पूरा फेज हमें देखने को मिलता है और जिसे हम लोग बेसिकली गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर होने वाला है हमारा वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। अब सरोजनी नायडू जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको पूछे जाएंगे, तो उस तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा इनकी बुक्स और ये कहाँ के कब प्रेसिडेंट बनी। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो उनका नाम सरोजनी नायडू है। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें ज्योग्राफी का भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, और हमारे 20 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस मिक्स होने वाले हैं। अब इसके बाद, विच फिजियोग्राफिक जोन ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नोन एज हिमाद्री। अब हिमालय का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, उसे भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दिस जोन कंप्राइजेस द जास्कर एंड द सेक्शन ऑफ द ग्रेट हिमालयन रीजन। ये दोनों ही हमें किस रीजन में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर बेसिकली नॉर्दर्न या नॉर्थ होने वाला है। अब इसके साथ हमें एक चीज और ये याद रखना है कि हिमालय जो है, हिमालयन माउंटेन, अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज कि इंडिया में हिमालय की हाईएस्ट पीक हमें कौन सी देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया में हमें हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिलती है, तो उसका नाम है कंचनजंगा। ये हमें पता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कंचनजंगा हमें किस स्टेट में देखने को मिलती है, तो उसका आंसर होने वाला है बेटा सिक्किम में हमें देखने को मिलती है। और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसकी हाइट कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो क्वाइट इजी है, माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848
मीटर हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन होने वाला है। अगेन देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। Which industry type is involved in activity like farming, fishing and forestry? मतलब ये जो वर्क है, जो एक्टिविटीज है, जैसे फार्मिंग करना हुआ, फिशिंग करना हुआ है, फॉरेस्ट्री है, ये कौन सी इंडस्ट्री है, फिर कौन से सेक्टर में हमें देखने को मिलती है? तो ये बहुत ही इजी है, इसका आंसर होने वाला है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हमारी एग्रीकल्चर वर्क इंक्लूड रहता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट मींस इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज रहती है वो इसी में आती है, और इसको हम लोग बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। अब हमारी सर्विसेज जो हो जाती है वो हमारी बेसिकली टर्शरी सेक्टर में हमें देखने को मिलती है, या फिर थर्ड सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following crops show a significant increase in area and productivity due to the green revolution in India? अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इंडिया में वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंडिया की बात हो रही है, तो आंसर है MS स्वामीनाथन। और कब किया था? 1967 में। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड था? ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली हमारा फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कौन सी चीज है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा? सबसे पहला ऑप्शन है राइस एंड कॉटन, और उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुगर कैन एंड पल्सेस, थर्ड व्हीट एंड राइस, एंड लास्ट इज टी एंड कॉफी। सो इसका आंसर होने वाला है, बेसिकली यहां पर व्हीट दिया है तो आंसर होने वाला है हमारा व्हीट एंड राइस। अब एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हमें यहां पर साइंस का भी देखने को मिल रहा है। अगेन साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे विच एलिमेंट वाज आइसोलेटेड बाय मैरी क्यूरी? अब मैरी क्यूरी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें ट्वाइस क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन 1898 बाय एक्सट्रैक्टिंग द रिमेनिंग रेडियोएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ पिचब्लेंडे आफ्टर रिमूविंग यूरेनियम। तो इजी है इसका आंसर, पोलोनियम। अब यूरेनियम क्या होता है हमें पता है। यूरेनियम अभी काफी ज्यादा हेडलाइन में रहा था बेसिकली क्योंकि ईरान में जो B-2 बॉम्बर्स थे उसके उन्होंने जो है अटैक किया था ईरान में, और वहां पर जो भी यूरेनियम इनरिच होने की बात जो न्यूज में आ रही थी उसे बेसिकली एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which is the most attractive and unique festival of Assam where the barter system comes alive? अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ये बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बेसिकली बार्टर सिस्टम का जो है, हम अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें तो हमें क्लासिकल बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा है जो कि हमारे इंडस वैली में हमें देखने को मिलता था। अब बार्टर सिस्टम होता क्या है? सपोज करिए आप किसी से कुछ कमोडिटी खरीद लेते हैं और उसके बदले आपके पास जो कमोडिटी है आप वो दे देते हैं, तो इसे बेसिकली हम लोग इजी लैंग्वेज में बार्टर सिस्टम कहते हैं। बट इंडिया में अभी हमारे पास हमारी इंडियन करेंसी है तो हमें बार्टर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। बट क्वेश्चन में ये पूछा है कि असम में कहां पर ये हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, कौन सी जगह है, ये कोई फेस्टिवल है, इसका नाम आ जाएगा जुम्बिल मेला। अब असम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आसाम का फेवरेट या फेमस जो डांस है कौन सा है आपको पता होना चाहिए, नॉन एज बिहू। ठीक है, और असम में हमें जैसे कि अगर मैं बात करूं बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो कौन सा हमें फेमस जो है नेशनल पार्क देखने को मिलता है? तो नॉन एज काजीरंगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो इसे भी हम देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द रूल्स मेंशन फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। अब सबसे पहले बुद्धिस्ट मॉन्क, जैसे कि हम जानते हैं कि हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म, तो हमें पता है गौतम बुद्ध, इसका आंसर हमें पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी वो रूल्स है या कौन सी वो एक तरीके से बुक है जिससे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है और जो नन्स है उनके बारे में जो भी रूल्स है, इंस्ट्रक्शंस है वो लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है विनय पिटक। और जैसे कि हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में हमें 3 पिटक देखने को मिलते हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और उसके बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स है, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स है, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाली है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको उसे याद रखना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी और उस टाइम पे रूलर कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, रूलर का नाम आपको जी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट जगह का नाम है कुंडलबन, जो कि हमें कहां देखने को मिलता है, आज हमें कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमारा पॉलिटी का आ गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ? इट मींस, थोड़ा सा समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ होता क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इट मींस चाहे कोई अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, पुअर हो, रिच हो, सबके लिए कानून और संविधान इक्वल है। ठीक है, अब ये बात इक्वालिटी बिफोर द लॉ कौन से हमारे आर्टिकल में लिखी हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन आर्टिकल 14। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 के बाद एक और आर्टिकल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर मेंशन भी है आपको, आर्टिकल 17, जो कि बात करता है कि इंडिया में किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बात करता है बेसिकली एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बायोलॉजी का भी आपके लिए क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हाउ डज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म? कैसे हेल्प करता है? ये क्या ऑब्जर्व करता है? फूड को ऑब्जर्व करता है। अब सेल के किस पार्ट को जो है सुसाइडियल बैग कहा जाता है, ये आपको सुसाइडियल बैग किस पार्ट को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन फेस्टिवल्स, आपके एसएससी जीडी में और एसएससी में फेस्टिवल से आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर होने वाला है नागालैंड। अब नागालैंड हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले नागालैंड की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। नागालैंड की कैपिटल के साथ साथ नागालैंड जो है बेसिकली कौन से एक जो कंट्री उससे बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका नाम है मैन। और नागालैंड की कैपिटल में क्या देखने को मिलती है? कोहिमा। ठीक है, इसके साथ साथ नागालैंड में हमें कौन सी ट्राइब्स देखने को मिलती है बेटा? नागा ट्राइब हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका ज्योग्राफी का हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम विच लेटर रिप्रेजेंट वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट, कौन सा बेटा वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट को कौन सा लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है? अब आप सारे बच्चों को जो कोपेनहेगन्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका चार्ट हमेशा आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं।
तो इसका बेसिकली आंसर हमारा आंसर सेकंड, इट मीन सी वाला होने वाला है। अगेन कोपेनहेगन, कोपेनहेगन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी के अलावा भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 question. Which law of thermodynamics states that energy cannot be created or destroyed, only transferred or converted? मतलब थर्मोडायनामिक्स के किस, जो तीनों में से किस में ये बताया गया है कि जो एनर्जी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ उसे कन्वर्ट किया जा सकता है और ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पॉलिटी के जो हमारे शेड्यूल से वहां से क्वेश्चन आ गया है, इसको रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट? अब सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे कि हमने जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है उसको लिया है? ये क्वेश्चन आपके बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है या फिर जो हमारी लिस्ट है सारी, वो कौन से हमारे शेड्यूल में आती है? तो हमें कौन से शेड्यूल में देखने को मिलती है बेटा? हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें हमें देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी इनमें से चीजें हैं जो कि हमें कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलती है? तो आंसर आ जाएगा हमारा न्यूज़पेपर। अब उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है और इको से हर एक शिफ्ट में आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉन एज द गवर्नमेंट बजट? अब जो गवर्नमेंट बजट होता है बेसिकली उसे क्या कहा जाता है? अब हमें पता है कि हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो अपने जो है फाइनेंशियल जो बजट है उसको इंट्रोड्यूस करती है। अब क्या सर ऐसी कोई चीज है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है? बिल्कुल, लेकिन बजट नाम की कोई भी चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन है, बजट नाम का कोई भी वर्ड मेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगेन आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, व्हेन डिड द इंडियन सेंसस स्टार्ट? मतलब जो जनगणना होती है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? और जैसे कि हम जानते हैं कि एवरी 10 इयर्स, हर एक 10 साल के बाद जनगणना हमें देखने को मिलती है। चलिए, तो इसका आंसर होने वाला है 1872। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम इंडिया में सेंसस हमें कब देखने को मिले थे? 2011 में। और नेक्स्ट हमें कब देखने को मिलते? जस्ट इसके 10 इयर्स के बाद, इट मींस 2021 में। लेकिन इस टाइम में इंडिया में कोविड फेज चल रहा था, तो नेक्स्ट जो है हमें सेंसस कब देखने को मिलेंगे? टेंटेटिव डेट इसकी 2026 है। ये टेंटेटिव डेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देख लेते हैं। अगेन एक और ये हमारा इकोनॉमिक्स और 5 ईयर प्लानिंग से क्वेश्चन है, और यहां से मैं आपको बोल रहा हूं अगेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? दी 5 ईयर प्लान फॉर कौन सा 1956 टू 1961 वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया था? तो आंसर होने वाला है पीसी महालनोबिस। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहां से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये बेसिकली पूछा है। अब उसके बाद पहली चीज, 5 ईयर प्लान हमने कौन सी कंट्री से लिया है बेटा? तो यूएसएसआर। सर ये कौन सी कंट्री है? तो अभी से हम लोग बोलते हैं रूस या फिर रशिया। ठीक है, अब इस टाइम फेज में हमारी कौन सी 5 ईयर प्लानिंग थी बेटा?
तो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग हमें इंडिया में देखने को मिलती है। उस टाइम पे यही थी। उस टाइम पे जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसे कौन इंट्रोड्यूस करता था? तो प्लानिंग कमीशन, ये हमें पता है। अब 2014 में प्लानिंग कमीशन का नया जो नेम है उसको चेंज कर दिया था, और अभी उसका नेम क्या है बेटा? नीति आयोग। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब सर जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, उसका पर्पस क्या था? तो जो इंडस्ट्रीज थी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए थी, बट बेसिकली ये जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी वो पूरी तरीके उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुई थी जिस तरीके से जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी वो सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19 क्वेश्चन। चलिए, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जो स्पोर्ट्स के प्लेयर है वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन, विच स्टेट डज द वुमेन्स हॉकी प्लेयर सविता पुनिया बिलोंग? सविता पुनिया जो है काफी फेमस प्लेयर है, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो आंसर होने वाला है बेटा हमारा हरियाणा। अगर मैं आपसे पूछूं हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा भी न्यूज में रहा था ये नाम, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का है, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन एम्पायर? इट मींस मौर्यन एम्पायर के बाद कौन सी न्यू डायनेस्टी हमें देखने को मिली थी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। और उसके साथ साथ एक चीज और, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्र गुप्त मौर्य, ठीक है। और इनके टीचर या फिर स्कॉलर कौन थे? विष्णु गुप्त। और विष्णु गुप्त की एक फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थ शास्त्र, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। सो थैंक यू। चलिए।